हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। और बच्चों ये जो चैप्टर है डील करता है डेफिनेटली पानी के साथ, और पानी एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, यानी कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संसाधन है कि हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। आप खुद बताइए, खाने के बिना तो ना एक टाइम तक इंसान भी रह ले, बट पानी के बिना आप नहीं रह सकते हैं। जल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। बट एक आपने वो भी बात सुनी होगी कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। वही बात है, पानी इतना ज़्यादा है लेकिन फिर भी पीने के लिए नहीं है, यूज़ के लिए नहीं है। तो फिर हो क्या रहा है पानी के साथ ऐसा? तो बेसिकली बच्चों, पानी जो कि एक रिसोर्स है, उस पर जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम की बात हम लोग इस चैप्टर पे करने वाले हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि पानी कितना ज़्यादा मौजूद है और इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी उसकी स्कैसिटी यानी कि उसकी कमी हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब अगर एक इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स की कमी हो रही है तो डेफिनेटली वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट और उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग अपना सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं और इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अभी तो कुछ नहीं बोला जा रहा, बोला जाएगा। तो देखिए, 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. Water is a renewable resource. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3/4 जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो पानी से ही घिरा है। लेकिन 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 उसका एक छोटा सा अमाउंट, उसका एक छोटा सा प्रोपोर्शन फ्रेश वाटर है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यार ओशन वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत सलाइन होता है, ग्लेशियर्स में भी टैप्ड है हमारा वाटर, तो ये सारा पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। जो यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो वाटर इज ऑल्सो अ रेन्यूएबल रिसोर्स। उसी के साथ साथ पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स भी है। आप सभी ने वाटर साइकिल यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बचपन से ही पढ़ी है। आप सभी को पता है सरफेस वाटर है, इवेपोरेट होके जाता है आसमान में, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन बन के बह जाता है, और इसी तरीके से पानी रेन्यू होता रहता है। तो अब आप ये सोचोगे कि मैम ठीक है, पानी चलो फ्रेश वाटर कम है भी, बट फिर भी वो रेन्यू तो हो रहा है, फिर से आ रहा है ना, ऐसा खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन रिन्यूएबल तो नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ पे पानी की कमी है तो भी दिक्कत क्या है, फिर से रेन्यू हो जाएगा, है ना। बट दिक्कत है, देखो दिक्कत क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं, हाउ इज इट दैट कंट्रीज रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। ऐसा क्यों है फिर कि जब पानी रेन्यू हो पा रहा है तो फिर व्हाई इज इट कि जो कंट्रीज हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं पूरी दुनिया भर में, वो पानी की कमी से जूझ रहे हैं? Why are they facing water scarcity? So that is what we'll be talking about in this chapter. Along with that, why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? 2025 तक ऐसी जो है प्रिडिक्शन करी जा रही है कि 2 बिलियन लोग जो हैं एब्सोल्यूट वाटर स्कैसिटी में रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा स्कैसिटी आ क्यों रही है? ऑब्वियसली हमें ह्यूमन बींग्स ने कुछ करतूतें करी होंगी जिसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है, राइट। अब बच्चों ठीक है, ये बात भी हो गई। अब ज़रा यहाँ पर ना हम लोग समझेंगे कि वाटर स्कैसिटी किस किस रीज़न की वजह से है ना। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि कुछ जगहें ही ऐसी हैं यार जहाँ पे पानी की कमी होती है, प्लस कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ अबंडेंट वाटर मौजूद है लेकिन फिर भी पानी की कमी है। वो क्यों है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ना आपको अगली वीडियो में मिलेगा, बट फिलहाल के लिए हम वो सारी की सारी थीम्स को एक बारी देख लेते हैं जो कि हमको इस चैप्टर में कवर करनी है। लेट अस लुक एट इट। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी की सारी थीम्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करने हैं। लेट अस लुक एट इट। सबसे पहले हम अपनी अगली जो सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें पढ़ेंगे वाटर स्कैसिटी, द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। दोनों चीज़ों को कवर करेंगे कि पानी की कमी क्यों है, उसके पीछे रीजंस देखेंगे, और फिर समझेंगे कि ज़रूरत क्यों है पानी को कंजर्व करने की, उसको मैनेज करने की। जब इस चीज़ को समझ लेंगे फिर हम चैप्टर के दूसरे पहलू पर आगे बढ़ेंगे, विच इज़ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि बच्चों, हम लोगों ने पानी को कंजर्व करने के लिए एक चीज़ करी थी, वो था डैम्स को बनाया था हमने। उन्हीं डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है क्योंकि वो वेरियस पर्पसेस के लिए बनाए गए थे और पानी को कंजर्व करने के लिए बनाए गए थे। तो उन डैम्स को बनाने से एडवांटेज क्या हुई, डिसएडवांटेज क्या हुई, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया।
तो एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही हम पानी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते थे उसकी बात करेंगे। साथ ही में नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, एक और तरीका पानी को कंजर्व करने का। एंड लास्टली हम लोग बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है, कैसे ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलता है, वो सारी की सारी कहानी देखने वाले हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर की। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और एक ऐसी चीज से रिलेटेड है तो जो शायद अभी आप लोगों के पास भी होगी, पानी, है ना। तो मैं भी अपना पानी पीती हूँ, आप भी अपना पानी पीजिए। और पानी पीना तो है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें भी ये ख्याल रखना है कि हम अपने पानी को यानी कि अपने वाटर रिसोर्स को ढंग से कंजर्व कर रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ज़ाया नहीं कर रहे हैं। वाटर स्कैसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि वाटर स्कैसिटी क्यों आ रही है, उसके पीछे रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने समझा था कि ऑल्दो 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, स्टिल फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। रेन्यूएबल भी है पानी, फिर भी पानी की किल्लत है। तो क्यों है भाई, चलो देखते हैं, फटाफट से आ जाते हैं। देखिए, the availability of water resources varies over space and time. Definitely बच्चों, वाटर रिसोर्स कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। हम लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि पानी की कमी सिर्फ राजस्थान में होती है, क्योंकि राजस्थान में तो पानी है ही नहीं, वहां तो बारिश ही नहीं होती, सूखा इलाका है, औरतें मटका लेकर इधर से उधर घूम रही हैं। तो हमारे दिमाग में हमेशा जब वाटर स्कैसिटी की इमेज आएगी ना, तो इट विल पॉइंट आउट टूवर्ड्स द एरियाज विच आर ड्राई रीजन्स, जहां बारिश कम होती है, जहां पानी कम है। हमें लगता है सिर्फ वहीं पानी की कमी आ सकती है, बट ऐसा नहीं है। बट इन मोस्ट केसेस वाटर स्कैसिटी कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस। ये तीन चीजें दिमाग में फिट कर लो। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कि मैक्सिमम केसेस में पानी की कमी तब आती है जब आप पानी के रिसोर्स को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा यूज कर लेते हो। एक्सेसिव यूज है ना, जितना चाहिए नहीं उससे ज्यादा यूज कर लेना, तो ओवर एक्सप्लॉइट करना, जरूरत से ज्यादा शोषण करना, एक्सेसिव यूज करना, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा इस्तेमाल करना, और लास्टली अनइक्वल एक्सेस। तो आप सभी को पता है कि ऐसा मोस्टली देखा जाता है कि कभी कभी पानी जो है वो अमीर लोगों के घर तक ज्यादा इजीली पहुंच जाता है, गरीबों को नहीं मिल पाता। तो एक अनइक्वल एक्सेस रहता है ऑफ टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुछ लोगों के पास ज्यादा पहुंच जाता है पानी, कुछ लोगों के पास पहुंच नहीं पाता। तो इन सब कारणवश ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है कि पानी की कमी रहती है। ऑल्दो डेफिनेटली इट वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम, जगह पर भी डिपेंड करता है कि पानी की कमी होगी वहां पर। जैसे हमें पता है कि राजस्थान का जो इलाका है वो एक सूखा इलाका है, वहां पानी की कमी है, बट मैक्सिमम केसेस में ओवर एक्सप्लॉइट करके, एक्सेसिवली यूज करके और अनइक्वल एक्सेस की वजह से पानी की कमी देखने को मिलती है। दिस इज द रियलिटी। नाउ water resources being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture। यार पानी का ना एक्सेसिव यूज या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन उन जगहों में सबसे ज्यादा होता है जो एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस एरियाज हैं, जहां पे बहुत ज्यादा खेती बाड़ी करी जाती है। अब जहां बहुत खेती करी जाएगी वहां डेफिनेटली आपको क्रॉप्स प्रोड्यूस करने हैं, पानी ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अगर कभी सूखा पड़ गया वहां पर तो जाहिर सी बात है कि पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल वहां पे करा जाएगा, जिसकी वजह से पानी की कमी भी हो सकती है। In some areas, water is sufficiently available to meet the needs of the people, but those areas still suffer from water scarcity। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ एरियाज में ऐसा देखने को मिलेगा कि पानी बहुत मौजूद है, बहुत पानी है, पानी ही पानी है, बट फिर भी पानी की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है। बैड क्वालिटी ऑफ वाटर होने का मतलब है बच्चों कि आपके पास पानी तो है, पर वही बात है कि उसका कोई यूज ही नहीं है। ठीक है, सपोज वही वाली बात हो गई कि बहुत पैसा है बट आपको जेल में डाल दिया पैसे के साथ में, तो क्या करोगे? उस पैसे को यूज ही नहीं कर पाओगे, है ना। वही सेम बात हो गई कि पानी तो है, बहुत पानी है, बहुत पानी है, लेकिन इतना गंदा पानी है, इतनी बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है कि यू कैन नॉट यूज इट, देन व्हाट्स द पॉइंट। सो यहाँ पे दो चीजें हो गई। ठीक है, एक तो हो गई वाटर स्कैसिटी के पीछे अगर हम बात करें कि लेस क्वांटिटी में अवेलेबल है। क्वांटिटी और क्वालिटी दो फैक्टर्स होते हैं जब भी, व्हेनेवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट वाटर स्कैसिटी। स्कैसिटी का मतलब तो पता है ना सबको, कमी। तो पानी की कमी दो रीजंस की वजह से आती है। एक होता है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट।
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलता है कि जहां पानी मौजूद तो है बट इतना बुरा जो है पानी है कि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बोलता है, क्वांटिटी की बात करता है कि क्वांटिटी कम है, कम ही पानी मिल रहा है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट होती है। याद रखिएगा, क्वालिटी खराब होने की वजह से भी पानी की कमी हो जाएगी और क्वांटिटी कम होने की वजह से भी पानी की कमी हो जाएगी। क्वांटिटी कम कैसे होगी? एक्सेसिव यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अनइक्वल एक्सेस की वजह से। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो पता ही है कि बैड क्वालिटी ऑफ वाटर है, दैट इज व्हाई देयर इज नॉट इनफ वाटर फॉर अस टू यूज। ओके, बात एकदम क्लियर है। चलिए आगे देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अरे तो बच्चों वाली बात हो गई। चलो आगे देखो, सरकार ने इसी प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए एक मिशन लॉन्च करा विच इज जल जीवन मिशन। और इसका गोल क्या है? इट इज टू एनेबल एवरी रूरल हाउस होल्ड गेट एश्योर्ड सप्लाई ऑफ पोर्टेबल पाइप्ड वाटर एट अ सर्विसेबल लेवल ऑफ 55 लीटर्स per capita per day regularly on long term basis by ensuring functionality of the tap water connections। तो बच्चों यहाँ पे ये जो जल जीवन मिशन सरकार द्वारा लॉन्च करा गया, यहाँ पे मिशन का उद्देश्य यही है कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं, एवरी रूरल हाउस होल्ड, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी घर बार हैं, जितने भी लोग हैं, उनको पोर्टेबल पाइप्ड वाटर, पोर्टेबल का मतलब है विच इज सेफ टू ड्रिंक, ठीक है, तो पोर्टेबल पाइप्ड वाटर मिलता रहे एट 55 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। एक दिन में एक पर्सन की एवरेज बेसिस पर 55 लीटर्स हर इंसान के लिए उतना पानी तो देना ही चाहिए रेगुलरली, लॉन्ग टर्म बेसिस पर। और टैप वाटर कनेक्शन अच्छा हो, फंक्शनल हो, उसके बेसिस पे सबको इतना तो पानी एवरेज बेसिस पे पर पर्सन 55 लीटर्स का पानी पर डे, इतना पानी देने का जो है मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसको आप मतलब अच्छे से पढ़ सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, वैसे पूछा तो नहीं जाता। चलो देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया विटनेस्ड इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अब ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने भी पानी की कमी क्रिएट करी है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपैक्ट ऑफ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड urbanization on water resources। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का वाटर रिसोर्सेज पर? चलिए एक बारी देख लेते हैं। The ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources. Require power to run them comes from hydroelectric power। बच्चों हम क्या देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रीज का आना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज का आना, जैसे एमएनसीज आने लगी हमारे देश में, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं? जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जो एक कंट्री में नहीं, एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है। तो इंडिया में भी इंडस्ट्रीज खुलने लगी उन कंपनीज की। तो जब एमएनसीज वगैरह आने लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो उससे क्या हुआ कि वो लोग ना एक तरीके से उन्होंने जो हालात हैं उनको और ज़्यादा खराब कर दिया, बिकॉज उन्होंने प्रेशर डाला एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर। तो जो पानी है, अभी तक इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी तो उन पर इतना प्रेशर नहीं था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उनको पानी की रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पर तो दबाव डाला ही उसको इस्तेमाल करने की वजह से। साथ ही में दे रिक्वायर पावर टू रन देम। अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है बच्चा पार्टी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज द एनर्जी या द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। तो वो फ्रेश वाटर पे भी दबाव डाल रहे हैं, उसको भी ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, और साथ ही में उनको बिजली के लिए भी, अपनी बिजली तो चाहिए ही हर इंडस्ट्री को। बिजली भी कहाँ से आ रही है? पानी से आ रही है। पानी बिजली जनरेट करता है, सभी को पता है, डैम्स वगैरह के थ्रू टर्बाइंस होती हैं, तेज पानी बहता हुआ जाता है, टर्बाइन रोटेट होती है, बिजली जनरेट होती है। तो यस, तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की वजह से भी पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज भी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं, जिसकी वजह से उस पर भी प्रेशर क्रिएट कर रही है। सो दे आर मेकिंग मैटर्स वर्स। साथ ही में अगर अर्बनाइजेशन की बात करें, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरों का आना। जाहिर सी बात है यार, मतलब जहाँ इंडस्ट्रीज बनती है वहाँ भी शहर आते हैं, जहाँ शहर होते हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो जाती है, तो वो वाली सब चीज़ है, दे मूव हैंड इन हैंड। बट यस, अर्बनाइजेशन की अगर हम लोग बात करें कि अर्बन एरियाज, बहुत अर्बन एरिया, शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण में हाउसिंग सोसाइटीज़ है, कॉलोनीज है, सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ बन गई। अब हुआ क्या कि मैक्सिमम जो घर होते हैं ना इन सिटीज़ में, इन शहरों में,
उन मैक्सिमम घरों में मोस्ट ऑफ दीज हैव देयर ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस टू मीट देयर वाटर नीड्स। खुद के हर घर में ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस लग रखा है जहां से ग्राउंड वाटर का पानी घरों में आता है। हर घर का अपना पंपिंग डिवाइस, दैट मीन्स कितना ज़्यादा पानी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर देखने को मिलता है इन घरों द्वारा भी, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ द्वारा भी। तो अर्बनाइजेशन इज़ येट अनदर फैक्टर जिसकी वजह से हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है उन पर प्रेशर पड़ रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज का आना, उससे भी फ्रेश वाटर पे दबाव पड़ रहा है बिकॉज दे आर यूजिंग लॉट ऑफ फ्रेश वाटर, प्लस वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से और भी पानी पे दबाव पड़ रहा है। प्लस अर्बनाइजेशन हो रहा है, घर बार सिटीज़ वगैरह ये सब के पंपिंग डिवाइसेस हैं जिसकी वजह से सबका सेपरेट पंपिंग डिवाइस, बहुत सारा ग्राउंड वाटर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। एक्सेसिव यूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, so all of this is creating problems on our existing water resources. Yes, आगे देखिए, India's rivers, especially the smaller ones, have all turned into toxic streams. छोटे छोटे भारत की जो नदियां हैं वो सारी टॉक्सिक हो गई हैं क्योंकि लोग उनमें इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा बहा देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, आप जो पेस्टिसाइड्स ये सब डालते हो सॉइल में, वो भी जो है जाके पानी में बाद में मिल जाता है। तो ये कूड़ा करकट, इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों हमारी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स भी हैं, छोटे छोटे रिवर्स भी हैं, वो भी काफ़ी टॉक्सिक हो गए। बाद में यही छोटे रिवर्स जाके बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाते हैं जैसे यमुना, गंगा, और उनका भी वही हाल हो गया। इवन द बिग वंस लाइक गंगा, यमुना आर फार फ्रॉम बीइंग प्योर। अगर आप गंगा और यमुना की हालत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको भी इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना दिया है, इतना गंद जो है उनमें मचा दिया है कि हम लोग देखते हैं दे असॉल्ट ऑन इंडियाज रिवर्स फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनॉर्मस ग्रोइंग बाय द डे, एंड दिस इंटायर लाइफ स्टैंड्स थ्रेटेड। तो जो बड़ी बड़ी नदियां हैं हम लोग देखते हैं कि इनको पल्यूट करने का किसी ने भी मौका नहीं छोड़ा है। चाहे अर्बनाइजेशन हो तो अर्बन वेस्ट जो है उसमें जाता है, इंडस्ट्रीज हो इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में जाता है। साथ ही में एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, ये जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो ये भी बह के पानी में चले जाते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ है, लोग भी अपना डोमेस्टिक वेस्ट डंप कर देते हैं। सो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी जो नदियाँ हैं और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, वाटर पोल्यूशन को और ज़्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं लोग, एंड ये प्रॉब्लम काफ़ी अनसेटल्ड है। वाटर पोल्यूशन येट अनदर प्रॉब्लम। पहले ही पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है, उस पर इतना दबाव है, उसके बाद उस फ्रेश वाटर को भी जो है खत्म करके ही सांस में सांस लेंगे, और तब सांस नहीं ले पाएंगे फिर क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा। तो क्या करें फिर? ठीक है, तो ये सारी जो है बच्चों समस्या है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड टू कंजर्व दीज वाटर रिसोर्सेज। इन सभी चीजों की वजह से डर जाओ क्योंकि अब द नीड ऑफ द आवर इज टू कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज। तो जो है पहले तो उनको बचाओ और मैनेज करो, किसी तरीके से मैनेज करो कि वो जाया ना जाए। अभी तक तो कर दिया जाया, जितना कर सकते थे, जितना अपने बस में था, अभी रोकना पड़ेगा। टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम हेल्थ हजार्ड्स, तो सबसे पहली चीज कि आपको उसको कंजर्व और मैनेज को करना है, सेल्फिशली भी सोचो, आपको भी तो बीमारियां लग सकती हैं, वही पानी है, वही टॉक्सिक हो चुका है। तो अगर आप उसको इस्तेमाल कर लोगे तो आपको पानी से कितनी सारी बीमारियां होती हैं वो लग सकती हैं। उसी के साथ फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लाइवलीहुड्स एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। बच्चों जाहिर सी बात है कि आप लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। फूड सिक्योरिटी क्या है कि सब तक खाना पहुँच सके। खाना कैसे पहुँचेगा? खेती से। खेती कैसे होगी? पानी से। पानी नहीं रहेगा तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो खाना नहीं होगा, खाना नहीं होगा तो फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर होगी, कैसे बफर स्टॉक बनेगा? कुछ नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। सो खेती करने के लिए पानी चाहिए, पानी चाहिए तभी खेती होगी, तभी बफर स्टॉक बनेगा, तभी जो है पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार लोगों तक राशन पहुंचा पाएगी, लोगों को खाना मिल पाएगा। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। साथ ही में टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ आर नेचुरल इकोसिस्टम। वाटर पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रहे हो तो हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसको तबाह मत होने दो, उसको भी सेफ रखना है, उसको भी कंजर्व करके रखना है। दैट इज ऑल्सो वन रीज़न कि वी हैव टू कंजर्व आर वाटर रिसोर्सेज। तो एक तो अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए, हमारे इकोसिस्टम को स्वच्छ रखने के लिए, और साथ ही में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। इन सभी रीजंस की वजह से वी नीड टू सेव एंड कंजर्व एंड मैनेज आवर वाटर रिसोर्सेज, है कि नहीं? पानी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? गंदे पानी के साथ भी क्या कर लोगे, है ना? तो यहाँ पे यही सारी बात आ जाती है। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इतना कुछ जो लिख दिया है। सिंपल सी बात है यहाँ पे डैम्स की। पूरे इस टॉपिक में बच्चों हम सिर्फ डैम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनको मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बोला जाता है, क्योंकि जो डैम बनाया जाता है ना, डैम के पर्पसेस बहुत सारे हैं। मतलब कि डैम की कंस्ट्रक्शन होती ही है टू फुलफिल अ वैरायटी ऑफ
पर्पसेस। अभी तक हमने चैप्टर में वाटर एज अ रिसोर्स को समझा, पानी की इंपॉर्टेंस को समझा, पानी की किल्लत क्यों हो रही है, उसकी कंजर्वेशन की नीड क्या है, ये सारी चीजें देखी हैं। एंड उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने डैम को क्रिएट करना चालू करा। अभी डैम होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, और कौन से मल्टीपल पर्पसेस वो फुलफिल कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स, डायरेक्ट्स, रिटार्ड्स द फ्लो, क्रिएटिंग अ रेजर्वोयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। देखो यार, डैम ना एक बैरियर है, जैसे बहता हुआ पानी आ रहा है, आपने यहाँ पे डैम बना दिया, ठीक है, तो डैम एक बैरियर है, फ्लोइंग वाटर के क्रॉस बहता हुआ पानी आ रहा है, उसमें एक बैरियर आपने रख दिया है जो कि या तो पानी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, एक रुकावट पैदा कर रहा है, डायरेक्ट किसी और जगह पे डायरेक्ट कर रहा है, या फिर रिटार्ड कर रहा है, मतलब वापस भेज रहा है फ्लो ऑफ वाटर को, ऑफन क्रिएटिंग अ रेजर्वोयर, लेक और इम्पाउंडमेंट। तो ये ना पीछे एक तरीके से पानी को जमा करके रख लेता है, पीछे एक रेजर्वोयर, लेक या इम्पाउंडमेंट होता है कि एक इम्पाउंडमेंट, एक गड्ढा सा जो आपने भर के रख दिया पानी के साथ, ठीक है, तो वो वाली चीज। नाउ रेजर्वोयर, लेक या इम्पाउंडमेंट क्रिएट करता है। अब पता है लोगों को कंफ्यूजन क्या होती है, लोगों को लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ना जिसने पानी को रोका है ये डैम है, बल्कि नहीं, डैम का मतलब होता है ये रेजर्वोयर, जहां पे आपने पानी को कंजर्व करके रखा है, इसको रेजर्वोयर, लेक या इम्पाउंडमेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपने पानी को कंजर्व करके रखा है, जिसको डैम के मतलब गेट्स के थ्रू बाहर छोड़ा जाता है, स्पिलवे बोला जाता है वैसे इसको, स्पिलवे। बेसिकली ये स्ट्रक्चर डैम है, नॉट दिस स्ट्रक्चर इज डैम। ओके नाउ, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सभी को। देखिए, डैम रेफर्स टू द रेजर्वोयर रादर देन द स्ट्रक्चर। डैम जब हम शब्द बोलते हैं ना, उसका ये मतलब होता है वो रेजर्वोयर जो क्रिएट हुआ है, जहां आपने पानी को जमा करके रखा है या जहां पानी को रोक के रखा है, वो रेजर्वोयर का मतलब होता है डैम, नॉट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है स्पिलवे, जहां से आप पानी को अंदर बाहर छोड़ते हो, फेंकते हो, ठीक है, वो वाली चीज है। नाउ आगे देखिए, अब देखो डैम का क्लासिफिकेशन क्या है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चर और मटेरियल यूज्ड के बेसिस पर 3 टाइप के डैम है, टिम्बर डैम, एम्बैंकमेंट डैम या मेसनरी डैम। तो ये स्ट्रक्चर और मटेरियल के बेसिस पे है, ठीक है, कि पत्थर से बना दिया, लकड़ी से बना दिया, तो उस बेसिस पर डैम के ये 3 प्रकार हैं। उसी के साथ बच्चों एक और चीज है, एक और क्लासिफिकेशन है हाइट के हिसाब से, ठीक है। लार्ज डैम्स होते हैं, मेजर डैम्स, या फिर उसके अलावा छोटे भी डैम्स होते हैं, लो डैम्स, मीडियम हाइट डैम्स, हाई डैम्स। तो हाइट के हिसाब से भी डैम्स को क्लासिफाई करा जाता है, मटेरियल और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी या हाइट के हिसाब से भी, ठीक है। आई होप ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल राइट, अभी मैंने बताया था कि डैम को हम लोग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने डैम को जब क्रिएट करा है तो उससे आपको मल्टीपल पर्पसेस फुलफिल करने थे, है ना यार। देखो, आपको ना इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझना है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि वाटर है, वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी वाटर स्कैसिटी हम लोग फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं वाटर स्कैसिटी, उसके रीजंस देखे। अब वाटर स्कैसिटी है, वाटर कंजर्वेशन की नीड है, तो तब हमने ये चीज देखी कि दैट इज व्हाई वी विल बी क्रिएटिंग डैम्स। हम लोग डैम को क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम लोग पानी को कंजर्व करके रख सकें, ठीक है। पानी को कंजर्व करने के लिए डेफिनेटली वो एक हम बोल सकते हैं पर्पस है जिसके लिए डैम को बनाया गया है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे पर्पसेस के लिए डैम्स को क्रिएट करा गया है। देयर आर मल्टीपल पर्पसेस दैट वी आर फुलफिलिंग व्हाइल क्रिएटिंग डैम्स। देखो कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले, टू इम्पाउंड रिवर्स रेन वाटर कैन बी यूज्ड टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड्स। अब जो डैम के रेजर्वोयर में आपने पानी बचा कर रखा है, उसका आप बाद में इस्तेमाल फील्ड को इरिगेट करने के लिए भी कर सकते हो। जैसे जो फार्मर्स वगैरह हैं, इरिगेशन में उनके काम आएगा कि बाद में उनको फील्ड्स में पानी चाहिए, कोई ड्राई रीजन्स है, जो सूखे इलाके हैं, वहां पे पानी चाहिए, तो वहां पर डैम जो है पानी अपना चैनलाइज करके पहुंचा सकता है और फार्मर्स की मदद कर सकता है टू इरिगेट देयर फील्ड्स, ठीक है। तो ये तो एक पर्पस हो गया। नेक्स्ट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब भाई डैम से बिजली कैसे क्रिएट होगी, तो आप सभी को पता है बच्चों की एक होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी पानी से क्रिएट होती है। तो तेज बहता हुआ पानी, डैम के गेट खुलेंगे, वही जो स्पिलवे है उसका गेट खुलेगा, तेज बहता हुआ पानी अंदर जाएगा, टर्बाइन रोटेट होंगे और उससे बिजली जनरेट होगी, फिर गेट बंद हो जाएंगे, फिर से गेट खोले जाएंगे, बाहर छोड़ा जाएगा पानी,
फिर इससे आपकी टर्बाइंस रोटेट होंगे और बिजली जनरेट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक यूजेस के लिए काम आ सकती है, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए काम आ सकती है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पसेज जिसको मतलब जो डैम को क्रिएट करा गया ना, उसका एक ये भी पर्पस था। फिर आता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए पानी का सप्लाई करना। अब पानी इंडस्ट्री को भी चाहिए, पानी लोगों को भी चाहिए घरों तक, तो वहां पर भी पानी को पहुंचाया जाता है जो डैम में स्टोर करा जा रहा है। साथ ही में फ्लड कंट्रोल। बच्चों, फ्लड कब आता है, बाढ़ कब आती है? जब नदी का बहाव तेज हो जाता है ना, ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में डैम हमारा काम आ सकते हैं। तेज पानी बहता हुआ आएगा, डैम गेट खोलेंगे, पानी एक्स्ट्रा जो है अंदर स्टोर करके रख लेंगे और फिर बाढ़ आने से हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पर्पस हो गया। साथ ही में रिक्रिएशन, लोग घूमने भी जाते हैं, स्ट्रक्चर इतने बड़े बड़े होते हैं उनको देखने भी जाते हैं। इनलैंड नेविगेशन, शिप वगैरह चलाई जा सकती है उस पानी में। एंड फिश ब्रीडिंग का काम भी वहां पे किया जा सकता है। तो ये कुछ पर्पसेस हैं, मल्टीपर्पसेस, जिसके लिए डैम को क्रिएट करा गया था। फील्ड्स में इरिगेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, साथ ही में वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन, फिश ब्रीडिंग, फ्लड कंट्रोल। तो ये कुछ पर्पसेस है जो आप लिख सकते हो। या फिर अगर एक सवाल आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स, तो उसमें भी आप ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स, वहां पर भी आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? देखो, अब यहां पर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट की बात करी जा रही है, चलो इसको भी पढ़ते हैं। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। हीराकुद प्रोजेक्ट एंड महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है बच्चों, उसका जो पानी है उसको हाइडल पावर प्रोडक्शन यानी कि पानी से जो बिजली बनती है उसके लिए भी इस्तेमाल करा जा रहा है, और फील्ड्स वगैरह को इरिगेट करने के लिए भी यूज करा जा रहा है। और वहीं पे जो हीराकूद प्रोजेक्ट है महानदी रिवर में, एक तरीके से यहाँ पे पानी को कंजर्व भी करा जा रहा है और फ्लड कंट्रोल करने की कोशिश भी करी जा रही है। वही कि जो एक्स्ट्रा पानी का बहाव आता है उसको आपने डैम के अंदर घुसा के वहां पे स्टोर कर लिया, तो उससे फ्लड कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, वाटर भी कंजर्व हो रहा है, फ्लड कंट्रोल भी कोशिश हो रही है। चलो, बहुत बढ़िया बात। तो अभी तक तो बड़ी खुशी की बात है कि डैम्स जो कर रहे हैं, बहुत से मल्टीपल पर्पसेस जनरेट करने के लिए हमने उन्हें कंस्ट्रक्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया हो गया। और यहाँ पर एकदम से कहानी में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि हमें यहाँ पर हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू की फोटो दिख गई है। अब डैम और जवाहरलाल नेहरू जी का क्या रिलेशन है, चलिए समझते हैं। तो बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी ने ना बहुत ही प्राउडली, बहुत गर्व से ये बात बोली थी। ही प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। उन्होंने बोला कि मॉडर्न भारत जो है उसके मंदिर समान है डैम्स। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू, इसको आप लोग सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, व्हाई डिड जवाहरलाल नेहरू प्रोक्लेम डैम्स टू बी द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। प्रोक्लेम dams as the temples of modern India। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा क्यों लगता है कि जो डैम्स है वो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया हैं? ये वाली चीज यहाँ पे क्लियरली हमको बतानी है, क्यों लगता है। चलो रीजन देखते हैं। Reason being that it would integrate development of agriculture and village economy with rapid industrialization and growth of the urban economy। तो बेसिकली नेहरू जी को ऐसा लगता था कि डैम जो पानी स्टोर करके रख रहे हैं उससे ना एक तरीके से विलेज इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी, जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है और जो शहर है, दोनों की ही डेवलपमेंट साथ साथ हो जाएगी। विलेज इकोनॉमी की कैसी डेवलपमेंट होगी? तो पानी प्रोवाइड करा जाएगा फार्मर्स को, फार्मर्स उससे अच्छे से इरिगेशन कर सकेंगे, ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, तो वहाँ की भी डेवलपमेंट होती रहेगी। और अर्बन एरियाज में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को पानी मिलेगा, उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, हाइडल पावर मिलेगी, तो उससे इंडस्ट्रीज भी डेवलप होंगे। और उन दोनों को लिंक कर दिया उन्होंने डैम्स के थ्रू, कि डैम्स एक तरीके से आपकी विलेज इकोनॉमी को भी आगे लेके जा रहे हैं और अर्बन इकोनॉमी को भी आगे लेके जाएंगे। सो दैट इज वाई वो बोलते हैं कि मॉडर्न इंडिया के मंदिर समान है, मतलब पूजो डैम्स को, इतना फायदा दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है सब कुछ, बहुत ही फर्स्ट क्लास हो रहा है? ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, अभी जो है कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। क्या ट्विस्ट है कहानी में कि देखिए, ऑपोजिशन टू दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मैम अभी तक तो सब अच्छा था, हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हो रही है यहाँ पर इस कहानी में?
बैड ही चीजें हमें क्यों सुननी पड़ती हैं? तो यार देखो, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं है कि डैम से हर चीज अच्छी अच्छी होगी, कुछ चीजें बुरी भी तो हो सकती है। तो ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है, इनको ऑपोजिशन क्यों मिल रहा है? व्हाई आर पीपल अपोजिंग देम? लेट्स लुक एट इट। देखिए, बहुत से रीजंस हैं। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ द रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो। यार आप किसी नेचुरल चीज में तो बाधा बना रहे हो ना। अभी आपने पढ़ा था कि डैम एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं। नेचुरल जो पानी का बहाव है उसमें आपने एक बाधा क्रिएट कर दी, और जब नेचर की किसी भी चीज को आप रोकोगे, टोकोगे, तो कोई ना कोई बुरा प्रभाव तो उस चीज का होगा ही होगा। देखिए, कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो। बच्चों, सेडिमेंट क्या होता है? जैसे एक नदी बहती हुई आ रही है, नदी के साथ कुछ कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी है, जो नदी अपने साथ बहा कर लेकर जाती है। लेकिन जब आप एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा देते हो ना उस नदी के बीच में, तो वो जो सेडिमेंट्स है वो एक जगह रुक जाएंगे, या प्रॉपर तरीके से उस साइड नहीं जा पाएंगे, इधर उधर जा नहीं पाएंगे। सेडिमेंट फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? पुअर सेडिमेंट फ्लो कॉज करेंगे, जिसके चक्कर में एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रेजर्वोयर। तो जो रेजर्वोयर होगा ना, उसके बॉटम पर यहाँ पे बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे, जिसके चक्कर में जो बाकी नदी है वहां से नीचे पत्थर ही पत्थर रह जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर। ठीक है, अब जो बेड होता है, जो स्ट्रीम बेड है या रिवर बेड है, उसके नीचे वैसे सेडिमेंट्स रहते हैं तो वो सॉफ्ट रिवर बेड रहता है। लेकिन अभी क्योंकि सेडिमेंटेशन जो है एक्सेसिवली एक जगह पर हो गई, वहां पे इकट्ठे हो गए हैं सेडिमेंट्स, तो बाकी जो रिवर रहेगा वहां पर उतना ज्यादा सेडिमेंट नहीं रहेगा, सॉफ्ट जो बेड होता है वो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से रॉकियर स्ट्रीम बेड्स हमें देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, हार्श, जिसकी वजह से बच्चों देखिए रॉकियर स्ट्रीम बेड्स होंगे, और रॉकियर स्ट्रीम बेड्स की वजह से पुअर हैबिटेट फॉर द रिवर्स, एक्वाटिक लाइफ, जो हमारे नदियों के अंदर जो एक्वाटिक लाइफ जी रही है, जो हमारी फोना है, एक्वाटिक फोना, उसके लिए काफी बुरा घर क्रिएट कर रहे हो आप। क्योंकि वो जब सेडिमेंट रहता है तो सॉफ्ट स्ट्रीम बेड रहता है, और अभी वो सेडिमेंट नहीं है तो रॉक्स रह गए हैं नीचे, बहुत हार्श वैसे ऐसा स्ट्रीम बेड हो गया है। तो एक्वाटिक लाइफ का जो हैबिटेट है, जो घर है एक तरीके से, वो आपने खराब कर दिया है। साथ ही में द फ्रैगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वाटिक फौना टू माइग्रेट। नदियों को बांट देते हैं, है ना, एक रुकावट पैदा कर दी, इधर डायरेक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रिटार्ड कर दिया, तो उस चक्कर में आपकी एक्वाटिक फौना, यानी कि जो एक्वाटिक एनिमल्स, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, माइग्रेट करना चाहते हो, जैसे इवन फॉर पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, जिसको हम स्पॉनिंग बोलते हैं, तो दे कैन नॉट माइग्रेट इवन फॉर दैट। उनके लिए काफी मुश्किल हो गया, एक ही जगह पे वो रह गए, ठीक है, माइग्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही में डैम्स क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन सबमर्ज द एक्जिस्टिंग वेजिटेशन सॉइल लीडिंग टू इट्स डीकॉम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब बच्चों, जब आप डैम को क्रिएट करते हैं ना किसी भी जगह पर, तो उससे होता क्या है, जो आजू बाजू का इलाका होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सब एक तरीके से धंस जाते हैं पानी के तले। तो जो वेजिटेशन है वो खराब हो गई, जो सॉइल है वो डिग्रेड हो गया, डीकॉम्पोजिशन हो गया, उसका मतलब ब्रेक डाउन हो गया उस सॉइल का आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एक तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को अगर आप देखो, बहुत भयानक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए, हर चीज एक चीज से रिलेटेड है। सबसे पहले डैम ने क्या करा, नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करा। नेचुरल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने से ही दिक्कतें जो हैं वो चालू हो गई। एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो गया, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स हो गए, एक्वाटिक फौना का जो हैबिटेट है वो खराब हो गया, वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। पुअर सेडिमेंट फ्लो, साथ ही में वेजिटेशन सबमर्ज हो गई, सॉइल डिकम्पोज हो रहा है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ऑल ऑफ दीज मिस हैपनिंग्स आर हैपनिंग क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने जो है बस डैम को कंस्ट्रक्ट कर दिया कि उससे तो ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, बट असल में फायदे तो होंगे, लेकिन फायदे के साथ साथ बहुत सारे नुकसान भी हमको यहाँ पे झेलने पड़ेंगे। चलिए, तो ये तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये जितना भी हमने पढ़ा, दिस ऑल वाज एन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, है कि नहीं, है ना। ये सारा वो प्रभाव है जो कि प्रकृति पे पड़ रहा है। दिस वाज ऑल एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग देखिए क्रिएटिंग ऑफ लार्ज डैम्स, जब आपने बड़े बड़े डैम्स बनाए, इट हैज आल्सो बीन द कॉज ऑफ मेनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन, द तहरीर डैम आंदोलन एक्सेट्रा।
बच्चों बहुत बारी ये जो डैम का क्रिएशन है इसने इनवाइट करा है लोगों को कि वो अपोज करने आए हैं डैम्स के क्रिएशन को, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली ऑल द इन्वायरमेंटल रीजंस। तो लोग आए हैं, लोगों ने मूवमेंट्स करी हैं डैम्स के ऑपोजिशन में या इनके क्रिएशन के खिलाफ, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है। तो नर्मदा नदी जो है उस पर सरदार सरोवर डैम बन रहा था और उस डैम की क्रिएशन को अपोज करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चालू हुआ था। तहरी डैम आंदोलन तहरी डैम के खिलाफ चालू हुआ। तो ये सारी मूवमेंट्स भी लोगों ने चालू करी है। मेनी टाइम्स local people had to give up their land, livelihood, control over resources for the construction of the dam. यार आप लोगों ने ना एक चैप्टर पढ़ा है आपके क्लास 10th के ही इकोनॉमिक्स में, जिस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट, और वहां पर ना हमने ये एग्जाम्पल बार बार दोहराया है कि किसी के लिए तो डैम कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट होगी कि कंट्री में, जैसे अभी नेहरू जी बोल रहे थे कि दे आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये फायदा होगा वो फायदा होगा, देश आगे जाएगा, विलेज इकोनॉमी आगे जाएगी, अर्बन इकोनॉमी आगे जाएगी। तो कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि डैम का क्रिएशन देश के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रही है, बट वहीं पर जब डैम बनता है तो आजू बाजू के एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनको अपना घर बार, अपना घर, जीवन यापन, हर चीज, अपने जो रिसोर्सेज पे कंट्रोल है, हर चीज छोड़कर उस जगह को अलविदा बोलकर जाना पड़ता है, मतलब कि डिस्प्लेस होना पड़ता है। ठीक है, पीपल आर डिस्प्लेस्ड, उनको अपनी उस जगह को, अपने लाइवलीहुड को छोड़कर वहां से बाय बाय बोल के जाना पड़ता है। और बच्चों उन लोगों के लिए क्या कभी भी डैम का क्रिएशन डेवलपमेंट हो सकती है? नहीं, क्योंकि उनसे उनका घर बार छीना जा रहा है, उनसे उनका जीवन यापन जो सोर्स है ऑफ लाइवलीहुड, जिससे वो पैसा कमाते हैं, हर वो चीज छीनी जा रही है। सो फॉर देम दैट डैम इज नॉट फॉर डेवलपमेंट। जो चीज आपसे आपका घर छीन रही है, आपसे आपका काम छीन रही है, वो डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? नहीं है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए होगी, उन लोगों के लिए नहीं है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि बहुत सी बारी जो लोकल लोग होते हैं उन्हें अपनी जमीनें, जीवन यापन, अपना जो कंट्रोल है रिसोर्सेज के ऊपर, हर चीज छोड़नी पड़ती है उस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेस। गवर्नमेंट ऑब्वियसली दावा करती है कि हम आपको रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे, किसी दूसरी जगह पे घर वर प्रोवाइड करेंगे, बट ऐसा बहुत कम होता है कि उतने ही स्केल पे चीजें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड कर दी जाए, आप सभी को पता है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि बहुत से लोगों को बच्चों अपना घर बार खोना पड़ता है। दैट इज वाई ये एक सोशल इम्पैक्ट है ऑफ डैम्स। डैम को बना रहे हो, इकोनॉमिक, मतलब एक इकोनॉमिक बोल रही हूँ, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो है ही है, प्रकृति पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, बट एक सामाजिक रूप से जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी बहुत खतरनाक है कि लोगों को अपना घर बार हर चीज छोड़ के जानी पड़ रही है। ठीक है, आगे देखिए। साथ ही में और भी चीजें देख लो यार, एनवायरमेंट को और भी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। इरिगेशन चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। अब जब फार्मर को पता चला कि भाई ये डैम की वजह से, तो पहले तो हमें पानी नहीं मिल रहा था, तो हम वो क्रॉप्स ही नहीं उगा रहे थे जिनको ज्यादा पानी चाहिए, बट अब तो हम उन क्रॉप्स की खेती करेंगे जिनको ज्यादा पानी चाहिए, जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं। तो फार्मर्स ऑल्सो शिफ्टेड टुवर्ड्स वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, अब जब उन्होंने शिफ्ट करा उन क्रॉप्स के टुवर्ड्स, तो बहुत ज्यादा पानी डालने लग गए, इरिगेट करने लग गए कि पानी आ रहा है डैम से, बहुत ही बढ़िया। लेकिन यार उससे क्या हुआ, जो सैलिनिटी होती है, जो सलाइन कंटेंट होता है, वो बहुत बढ़ गया, मिट्टी भी खराब हो गई, नमकीन हो गई चीजें, है ना, तो वो वाली दिक्कत आ गई। साथ ही बच्चों हम लोग देखते हैं तो इससे सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल हो गया, यानी कि जो मिट्टी है वो बहुत नमकीन हो गई। एंड साथ ही में इंक्रीजिंग द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। क्या देखने को मिलता है बच्चों की, सामाजिक रूप से डैम का जो पानी है ज्यादातर अमीरों के पास पहुंच जाता है, गरीबों के पास पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से सामाजिक रूप में भी एक गैप क्रिएट हो गया है अमीर लैंड ओनर्स के बीच में और पुअर लैंडलेस जो फार्मर्स होते हैं उनके बीच में, क्योंकि उन गरीबों तक तो पहुंचा ही नहीं, अमीर लैंड ओनर्स के पास पहुंच गया, वो और खेती कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, और बेचारे जो करीब हैं वो अभी वहीं के वहीं हैं, तो गैप भी बढ़ गया। Along with that, interstate water disputes becoming common with regard to sharing the cost and benefits of the multipurpose projects. अब बच्चों ऐसा होता है कि डैम बन गया एक नदी में, अब वहां वो नदी जो है 2-3 स्टेट से होते हुए जाती है, तो अब उस डैम के बेनिफिट्स कौन से स्टेट को कितने मिलने चाहिए, उसका जो पानी है किस स्टेट में ज्यादा आएगा, कम आएगा, कितना आएगा, तो इन चीजों को लेकर भी, कॉस्ट बेनिफिट को लेकर भी बहुत ज्यादा विवाद छिड़ जाते हैं अलग अलग स्टेट्स के बीच में। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स इस वजह से हो जाती हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, देखो ये तो कुछ सोशल दिक्कतें हैं, कुछ इन्वायरमेंटल दिक्कतें हैं, एक्स्ट्रा दिक्कतें हैं जो डैम से हो रही हैं। क्या क्या,
बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लग गए फार्मर्स, जिसकी वजह से सॉइल सलाइन हो गया। साथ ही में जो गैप है अमीरों और गरीबों के बीच में, अमीर किसान गरीब किसान के बीच में, वो बढ़ गया, क्योंकि अमीरों के पास पानी पहुंच रहा है, गरीब के पास नहीं पहुंचा फिर भी। और लास्टली हम देखते हैं इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की, डैम का जो पानी है उसमें किसका शेयर ज़्यादा है, कौन सा स्टेट का किसका कम है। तो उस कॉस्ट और बेनिफिट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद जो है क्रिएट हो गए बिटवीन द पीपल। ऑल राइट, नाउ most of the dams were constructed to control floods, but these dams have triggered floods. अभी तो हमने देखा था कि डैम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं फ्लड कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है उल्टा, डैम्स जो है फ्लड को ट्रिगर कर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो जाता है, तो देखो यार, डैम में है ना जो स्पिलवे है, जब एकदम से डैम का गेट खुलेगा, पानी बाहर छोड़ा जाएगा, तो कभी कभी इतना तेज बहाव से पानी जाता है कि नदी का बहाव बढ़ जाता है और बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो आपने जिसको सोचा तो ये था कि इससे तो फ्लड रुकेगा, बट उससे तो फ्लड आने की संभावना बढ़ गई। साथ ही में डैम्स हैव आल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन, इससे जो है बच्चों मिट्टी की जो ऊपरी लेयर है वो भी हट रही है, टॉप सॉइल की लेयर हट रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। साथ ही में एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हैज रिजल्टेड इन अर्थक्वेक्स, कॉज्ड वाटरबॉर्न डिसीजेस, पेस्ट्स एंड पोल्यूशन। बहुत ज़्यादा पानी के इस्तेमाल के कारण अर्थक्वेक जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है। पानी से पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं, जो कीड़े मकोड़े, पेस्ट्स हैं, पोल्यूशन है, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। सो बच्चों, जो डैम्स को ऑपोजिशन मिला है वो एवं ही नहीं मिला है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस मैंने आपको अभी अभी बता दिए हैं। कुछ रीजंस डायरेक्टली इन्वायरमेंटल रीजंस हैं, इन्वायरमेंट को कैसे डैम्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, और कुछ रीजंस हैं कि समाज को कैसे डैम्स इम्पैक्ट कर रहे हैं, लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो इन दोनों रीजंस को क्लब करके अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि why is the construction of dams being opposed या why are dams being opposed, so you have to write these reasons. कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि how are dams affecting the environment या फिर how are dams affecting the local people. so वहाँ पे आप स्पेसिफिकली लिखिए कि environment पे क्या impact है, local people पे क्या impact है। बट अगर एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि opposition हो क्यों रहा है, so you have to write both the things, environmental impact भी, सोसाइटल इम्पैक्ट भी, ठीक है। उसके अलावा एडवांटेजेस भी पूछी जाती है कि किस पर्पस के लिए डैम्स को क्रिएट करा था, या फिर मैंने आपको वो एक और क्वेश्चन बताया था कि डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया क्यों बोला जाता है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अपने आंसर्स को अच्छे से फ्रेम करके लिख सकते हो। सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, तो कौन से ऐसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स है जो कि एंशिएंट इंडिया से पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, जो कि राजा महाराजा लोग भी बनवाते थे, और कैसे पानी को कंजर्व वो लोग उस समय पर किया करते थे। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, एग्जाम में हम कभी कभी क्या होता है इग्नोर करके चले जाते हैं, बट बहुत बारी ये पूछ ली जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में या फिर शॉर्ट आंसर में। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, इन द 1st century BC, Sringaverappura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. तो आपको ना यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलाहाबाद के पास ही श्रृंगावेरापुरा था, ठीक है, जहाँ पर एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो कि गंगा नदी के जब गंगा नदी में एक तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती थी, जब उसका कोर्स रिवर का और एक्सपैंड हो जाता था, तो उस स्थिति में जो एक्स्ट्रा वाटर होता था उस वाटर को हार्वेस्ट करा जाता था, उस वाटर को कंजर्व करके रखा जाता था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम्स वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी के टाइम की बात करी जा रही है कि उस समय के दौरान भी डैम्स, लेक्स, जो तालाब होते हैं, इरिगेशन सिस्टम्स, उन चीज़ों को तब भी बनाया जाता था। दे वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। हमें लगता है ना कि अभी बनाया जा रहा है, अभी लोगों को समझ में नहीं, उस समय से जो है वाटर को कंजर्व किया जा रहा था। चलिए आगे देखते हैं। ऑल राइट, देखिए, एविडेंसेस यानी कि हमें सबूत मिला है ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स हैव आल्सो बीन फाउंड इन कलिंगा, ओडिशा, नागार्जुना कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सेट्रा। तो बच्चों ये सारी जो एंशिएंट साइट्स थी, जैसे कलिंगा जिसको भी ओडिशा बोलते हैं, नागार्जुना कोंडा जो आंध्र प्रदेश है, बेन्नूर कर्नाटका में, कोल्हापुर महाराष्ट्र, तो ये सारी जगहों पर भी आपको एविडेंस मिले हैं इरिगेशन वर्क्स के। तो पानी को कंजर्व करके इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता था, सो उसके भी हमें एविडेंस मिले, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि उस समय से ही पानी को कंजर्व किया जा रहा था। अलॉन्ग विद दैट, इन द 11th century, द भोपाल लेक, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट। तो 11th century से ही भोपाल लेक भी बनाई गई है, जो कि उस समय की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स ऑफ इट्स टाइम। तो एक तालाब बनाया गया था पानी को कंजर्व करने के लिए, भोपाल लेक जिसका नाम है,
तब बनाया गया था, ठीक है। और उस समय में इट वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक, आर्टिफिशियल लेक दैट वॉज बिल्ट एट दैट टाइम इन द 14th century में देखें तो हौस खास में एक टैंक बनाया गया इन दिल्ली। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू द सिरी फोर्ट एरिया। तो ये हौस खास में टैंक क्यों बनाया गया था? ताकि उससे जो पानी है वो सप्लाई हो सके, कहाँ तक पहुँच सके? टू द सिरी फोर्ट एरिया, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि ये सारे जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ लेक्स बनाई हैं, कुछ इरिगेशन के लिए पानी को कंजर्व करा है, कहीं पर एक तरीके से फ्लड वाटर को चैनलाइज करा जा रहा है, कहीं पर एक तरीके से क्या बनाया जा रहा है? टैंक बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही हैं, जहाँ पे पानी का जो महत्व है, पानी की जो इम्पोर्टेंस है बच्चों, आज नहीं बल्कि बहुत पहले से लोगों को रिकॉग्नाइज है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और एसेंशियल है। तो हमें भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में, तो बच्चों अभी तक ना हम ये चीज़ ज़रूर समझ चुके हैं कि डैम्स को क्रिएट करने से ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश की डेवलपमेंट ही होगी, बल्कि उसका एक सोशल कॉन्सिक्वेंस भी होता है, एक सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है उन लोगों पर जो कि उस इलाके में रह रहे होते हैं। उनके घर बार छिन जाते हैं, वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका जो जीवन यापन का जरिया है सब कुछ छिन जाता है और उन्हें एक नए सिरे से एक नई जगह पर जाकर अपनी लाइफ रीस्टार्ट करनी पड़ती है, जो कि एक बहुत आसान चीज नहीं है। कल को अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका घर आज से नहीं रहेगा, घर वर तोड़ दिया जाए, आपको बाहर निकाल दिया जाए, काम धंधा आपका छूट जाए, क्या करोगे आप? तो वही वाली चीज है कि इट्स नॉट इजी फॉर देम। तो एक तरीके से जो डेवलपमेंट का बर्डन है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को भरना पड़ता है। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन, एक मूवमेंट के बारे में जिसका नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। सभी को पता है नर्मदा नदी की यहाँ पे बात हो रही है। नर्मदा नदी पे कौन सा डैम बनाया जा रहा था? सरदार सरोवर डैम। और सरदार सरोवर डैम की क्रिएशन को अपोज करते हुए उसके खिलाफ इस आंदोलन को चालू करा जाता है। तो बेसिकली ये आंदोलन चालू क्यों हुआ था, क्या बात की जा रही थी, फिर जो है फोकस चेंज हो जाता है इस आंदोलन का, तो वो सारी बातें हम इस पर्टिकुलर सेशन में करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं मैम ये अलग से तो टॉपिक नहीं है, बट एक छोटे से बॉक्स के अंदर ये चीज़ गिवन है जो कि हम बहुत बारी मिस आउट कर देते हैं और एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हमें इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट मोबिलाइज्ड ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम बीइंग बिल्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर इन गुजरात। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम को बनाया जा रहा था, कहाँ पे? गुजरात के अंदर। और बच्चों उस चीज को अपोज करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन या सेव नर्मदा मूवमेंट एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ट्राइबल लोगों को, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, फार्मर्स, इन सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया और ये सारे लोग मिलकर सरदार सरोवर डैम की क्रिएशन को अपोज कर रहे थे, उसके खिलाफ थे। क्यों थे खिलाफ? देखिए, originally focused on the environmental issues related to the trees that would be submerged under the dam water. Recently, it has refocused the aim to enable poor citizens, especially the outseas, to get full rehabilitation facilities from the government. तो इनिशियली यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो ओरिजिनली जब ये लोग अपोज करने लगे थे सरदार सरोवर डैम को बनने से, तो बेसिकली इनका एम था इन्वायरमेंटल इशू से, ठीक है। दिस वाज द बेसिकली द ओरिजिनल फोकस ऑफ द इंटायर आंदोलन और द मूवमेंट, ठीक है। तो ये इनको ओरिजिनली लगा था कि डैम बनेगा, डैम की वजह से जो आजू बाजू का इलाका है वहां पे जो पेड़ पौधे हैं, ट्रीज हैं, वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी तले। तो उस एनवायरमेंटल इशू के साथ डील कर रहे थे कि वी डो नॉट वांट दैट कि वो वेजिटेशन डूब जाए, इसलिए हम अपोज कर रहे हैं। बट बाद में इन्होंने अपने इस मूवमेंट का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वही चेंज कर लिया और बाद में दे रीफोकस्ड और फोकस करके बच्चों फिर ये बात करने लगे गरीब लोगों की, उन गरीब लोगों की जिनका घर बार हर चीज छिन जाएगी, जो कि डिस्प्लेस हो जाएंगे इस डैम के क्रिएशन से। और इन्होंने बोला कि जो गरीब लोग हैं इनको पूरी रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी मिलनी चाहिए सरकार द्वारा। रिहैबिलिटेशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप उनसे उनका घर छीन रहे हो तो दूसरी जगह पर उनको घर भी प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि आज घर छीन लोगे और फिर वो सड़क पे नहीं सोएंगे, उनको एक दूसरी जगह पर घर प्रोवाइड करिए, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी दीजिए सरकार द्वारा, तब जाके उनको न्याय मिलेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत ही अन्याय है उन लोगों के साथ में। तो बात को समझिएगा, बहुत सिंपल बात है। नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर सेव नर्मदा मूवमेंट एक एनजीओ है जिसने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करा सरदार सरोवर डैम के क्रिएशन के खिलाफ, उसको अपोज करने के लिए। ओरिजिनल फोकस इस प्रोग्राम का यही था कि ये लोग एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ डील कर रहे थे कि जो ट्री सबमर्ज हो जाएंगे, जो वेजिटेशन सबमर्ज हो जाएगी ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द डैम। लेकिन बाद में इसने अपना फोकस चेंज करके क्या कर दिया,
अपॉन द पुअर पीपल हु वुड बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द डैम। तो फोकस एक इन्वायरमेंटल इशू से होकर एक सोशल इशू पे चला गया, सामाजिक मुद्दे पे चला गया कि लोगों से उनका घर बार छिन जाएगा तो लोगों को रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहां तक बात एकदम क्लियर है। नाउ पीपल फेल्ट दैट देयर सफरिंग वुड नॉट बी इन वेन, मतलब लोगों को ऐसा लगा जो उन्होंने सफर करा है, जो उन्होंने सहा है, वो जाया नहीं जाएगा, वेन में नहीं जाएगा, मतलब जाया नहीं जाएगा। They accepted the trauma of displacement, believing in the promise of irrigated fields, plentiful harvest. So often, the survivor of Rihand भी एक डैम है बच्चों, the survivors told us that they accepted their sufferings as sacrifices for the sake of the nation. But now, after 30 bitter years of being adrift, their livelihood having even being more precarious, they keep asking, are we the only ones chosen to make sacrifices for the nation? तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने जो सैक्रिफाइस दिया, अपना घर बार दे दिया है देश के डेवलपमेंट के लिए, वो जाया नहीं जाएगा। तो कल को उन्हें भी कहीं पे सरकार दूसरी जगह देगी रहने के लिए, जहाँ पे उनको अच्छे खासे फील्ड्स मिलेंगे खेती करने के लिए, हार्वेस्ट अच्छी होगी वहां पर उनकी। और ऐसे रिहान डैम के सर्वाइवर्स की भी बात करी जा रही है, यानी कि वो सारे लोग जो रिहान डैम के क्रिएशन की वजह से डिस्प्लेस हो गए थे, कि बोला जा रहा है कि उन्होंने उस टाइम तो यही सोचा कि हम अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, समझ लो, बट उन्होंने बोला कि हम ही लोग क्यों कुर्बानी दें, और भी तो लोग कुर्बानी दे सकते हैं, हम ही क्यों कुर्बानी दे रहे हैं, क्योंकि उनको ना एक तरीके से वो आज भी सफर कर रहे हैं। देयर सिचुएशन इज मोर प्रिकेरियस, वही मतलब कोई श्योरिटी नहीं है, आज भी वही डामाडोल सी सिचुएशन है, प्रिकेरियस है, बहुत रिस्की सिचुएशन है जिसमें वो लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा लाइवलीहुड गिव अप कर दिया। तो वो कह रहे हैं हम ही क्यों हैं, हम ही क्यों देश के लिए सैक्रिफाइस करें। मतलब वही बात है बच्चों कि गरीब इंसान जो है उसी से एक्सपेक्ट करा जाता है कि वही देश के लिए सब कुछ कर बैठेगा, बल्कि बाकी लोगों का क्या सैक्रिफाइस, देश के तो सारे ही लोग हैं ना, सभी के हिस्से में होना चाहिए थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस, लेकिन गरीब इंसान के हिस्से में ही क्यों है ये सारा सैक्रिफाइस। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। ठीक है, आई होप बात बिल्कुल क्लियर है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो टॉपिक है उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में ध्यान से सुनिए कि हमने देखा क्या क्या है। हमने देखा कि पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पानी की स्कैसिटी क्यों हो रही है, और पानी को कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। और उसी कंजर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए वी ऑल्सो सॉ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स विच आर डैम्स, जिनको कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है। बट ऑब्वियसली बहुत सारी एडवांटेजेस तो हैं डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने की, लेकिन उसी के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी हमको देखनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उसके जो एडवांटेजेस है कहीं ना कहीं खो जाती हैं। तो यहाँ पर आज हम एक और तरीका पढ़ेंगे जो कि एक बेटर मेथड है वाटर कंजर्वेशन का, विच इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो बारिश का पानी आ रहा है उसी को ही कंजर्व करके रखना है। तो चलिए देखेंगे हम इस टॉपिक में कौन कौन से अलग अलग तरीकों से इंडिया के अलग अलग हिस्सों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को किया जाता है। फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पर। Let us talk about first of all the gulls and kulls. Gulls and kulls क्या हैं? तो in hill and mountainous regions, people built diversion channels like the gulls and kulls of the western Himalaya for agriculture. तो बेसिकली बच्चों एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे पानी को कंजर्व करा जाता है पहाड़ों में फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, इरिगेशन के लिए। ठीक है, कैसे करा जाता है? तो देखिए जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ ये नहीं है, ओके, तो ये पहाड़ है और पहाड़ के जो ऊपर है ना ऐसे ना एक गड्ढा सा बना दिया जाता है ऊपर, हिल टॉप जो होता है वहां पर, और इसी में ही पानी स्टोर करके रखा जाता है। बाद में फिर इस पानी को एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो याद रखिएगा कि इसी पर्टिकुलर चीज़ को गुल्स एंड कुल्स बोला जाता है। कहाँ पर होती है ये प्रैक्टिस? वेस्टर्न हिमालयाज में। किस वजह से होती है? एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए की जाती है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से ही हमने पढ़ी है, सुनी है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम देखो यार, मतलब कि रूफ टॉप का मतलब छत से जो पानी आ रहा है, ये जैसे बारिश हुई छत पे पानी आया, आपने क्या करा, यहाँ पर एक पाइप अटैच कर दी, तो ये छत पे जो पानी गिर रहा है वो इस पाइप के थ्रू आपके इन अंडरग्राउंड टैंक्स में आ जाएगा, और फिर बाद में आप इसी अंडरग्राउंड टैंक से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी अंडरग्राउंड टैंक में आपने पानी को स्टोर करके रख लिया। ठीक है, तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है, कॉमनली ड्रिंकिंग वाटर इसमें स्टोर करा जाता है, पर्टिकुलरली राजस्थान में। तो ये ना एक्चुअली अभी हम आगे देखेंगे कैसे राजस्थान के अंदर जो बारिश का पानी होता है उसको बहुत प्योर वाटर माना जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एक्चुअली माना जाता है, एंड दे एक्चुअली स्टोर इट फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए उसको स्टोर करते हैं वो इन अंडरग्राउंड टैंक्स में। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सी चीज़ है? इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल
people developed inundation channels to irrigate their fields. Inundation channels. Now listen to me very carefully. Flood plain, सबसे पहले थोड़ा सा ज्योग्राफी पे वापस जाओ अपना। जैसे नदी है, ये नॉर्मल नदी बह रही है अपने कोर्स में, लेकिन जब बच्चों एक तरीके से नदी का बहाव बढ़ जाता है या फिर जब बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो क्या होता है, नदी अपने कोर्स को छोड़कर थोड़ा और फैल जाती है। जैसे ये साइड वाला इलाका है तो नदी यहाँ तक भी चली जाती है ना। तो क्या होता है वहां पर ना इनंडेशन चैनल्स बिल्ड करे जाते हैं। व्हाट इज इट? जैसे साइड वाले इलाके में से गड्ढे कर दिए जाएंगे कि जब नदी बाढ़ जब आएगी तो नदी यहाँ तक आएगी तो इन गड्ढों में पानी भर के रह जाएगा, है ना, पानी स्टोर होकर रह जाएगा, बाद में तो नदी वापस चल जाएगी। तो यही इनंडेशन चैनल्स को बाद में आप चैनलाइज करके फील्ड्स तक पहुंचा सकते हो, फील्ड्स को इरिगेट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल। जहाँ पे बाढ़ आती है वहाँ पे इनंडेशन चैनल्स बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी स्टोर होकर रह जाए और बाद में इसी पानी से फील्ड्स को इरिगेट करा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, यानी कि जो सूखे इलाके होते हैं जहाँ पे ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी आ रहा है तो उसको ज़ाया नहीं हम जाने दे सकते। तो इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स एग्रीकल्चरल फील्ड्स कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउड वाटर टू स्टैंड मॉइस्ट इन द सॉइल सच एज खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाज इन अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर ना एक्चुअली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बात करी जा रही है कि वहाँ पर एग्रीकल्चरल फील्ड्स जो होते हैं, मतलब जहाँ पे खेती हो रही है, उन्हीं को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में। रेन फेड स्टोरेज स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक ऐसा स्टोरेज स्ट्रक्चर जहाँ पे बारिश का पानी जमा किया जा रहा है। तो आप ये देखो, ये एक पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको हम जूम करने की कोशिश करते हैं, जूम इन, है ना, देखिए। तो आई होप थोड़ा सा जूम इन हो गया। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इन्होंने पत्थर का ना कैसे बना दिया। अब ये कैचमेंट एरिया, यहाँ बारिश का पानी गिरा, पानी इस तालाब सी जगह में गया, यहाँ स्टोर हो गया। अब इस पानी को यहाँ रहने देंगे, पानी धीरे धीरे जो है मिट्टी उसको अब्जॉर्ब कर लेगी और जो एक तरीके से सॉइल है वो और मॉइस्चर हो जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा जो कि वैसे नहीं मिल पाता ढंग से। तो ये खादिन होता है, खादिन के अंदर आपने पानी स्टोर करके रखा, पानी से जो है एक तरीके से सॉइल जो है मॉइस्चर होता रहेगा, ठीक है, मॉइस्चर द सॉइल। एंड ये क्या बोलते हैं इसको, खादिन या जोहाद बोला जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसको भी इस्तेमाल करा जाता है बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। फिर आता है टंका सिस्टम। टंका सिस्टम भी राजस्थान में। टंका सिस्टम वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड, मेनली प्रैक्टिस इन राजस्थान, पर्टिकुलरली इन बीकानेर, फलोदी, Barmer areas for saving the rainwater. Many houses constructed underground rooms adjoining Tanka to beat the summer heat as it would keep the room cool. तो यहाँ पे बच्चों वही सेम चीज़ है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली ही। तो बेसिकली होता क्या है, वेल डिवेलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनता है, या फिर मेन हाउस के बीच में आप वो टैंक बना लोगे या कोर्टयार्ड में। मेनली राजस्थान में प्रैक्टिस करा जाता है, कुछ एरियाज का नाम भी बता दिया जहाँ पे इसको यूज़ करा जाता है रेन वाटर सेव करने के लिए। बहुत से घरों में अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग टंका टू बीट द समर हीट। तो घरों के नीचे ना, जैसे ये टंका बना है तो घरों के नीचे अटैच करता हुआ टंका है, तो इसमें पानी रहता है। तो इसमें जब पानी रहेगा तो वहाँ पे वैसे ही इतनी गर्मी होती है, तो इस पानी के रहने की वजह से घर भी ठंडे रहते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो दो फायदे हो गए, एक तो आपने पानी भी स्टोर करके रख लिया एक ऐसे एरिया में जहाँ पानी की कमी है, तो उसको आप बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, प्लस उससे घर को भी ठंडक मिल रही है, घर भी ठंडे रह रहे हैं, ठीक है। दोनों आपके फायदे इससे सर्व हो गए। तो यहाँ पे टंका सिस्टम की बात हो गई। आगे देखते हैं हम लोग, आगे और क्या है, और है यहाँ पर, हाँ, कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो रेन वाटर को राजस्थान में बेसिकली पालर पानी बोला जाता है। पालर पानी का मतलब होता है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। पालर मतलब प्योर। एक्चुअली बच्चों आपने अभी देखा था कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में की जा रही है, पानी को स्टोर करके रखा जा रहा है और फिर उसी पानी को पिया जा रहा है ना, क्योंकि राजस्थान के लोग उस पानी को, रेन वाटर को पालर पानी मानते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर मानते हैं। बट रिसेंटली हम क्या देखते हैं, टुडे, आज वेस्टर्न राजस्थान में सैडली रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रैक्टिस है, इट इज ऑन अ डिक्लाइन एज प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल ड्यू टू द पेरेनियल राजस्थान कैनाल, दो सम हाउसेस स्टिल मेंटेन टंका सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर। तो एक राजस्थान कैनाल बन गया है, राजस्थान कैनाल के कारण लोगों के घर तक पानी की सप्लाई आ रही है। पेरेनियल का मतलब है पूरे साल के दौरान पानी की सप्लाई आ पा रही है इस कैनाल के थ्रू, जिस वजह से ज़्यादातर लोग अब रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे। बट अभी भी कुछ लोग जिनको वही पालर पानी का टेस्ट चाहिए, वही पालर पानी पसंद है, तो वो लोग जिनको टैप वाटर का टेस्ट नहीं पसंद, उन्होंने आज भी टंका इसको मेंटेन कर रखा है, बट स्टिल इट इज़ ऑन अ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ द
कमिंग ऑफ द राजस्थान कैनाल। ठीक है, तो इस कैनाल के आने से ऑल्दो वो प्रैक्टिस थोड़ी सी डिक्लाइन में गई है, बट आज भी वो लोग जिनको अभी भी टैप वाटर का टेस्ट नहीं पसंद और सिर्फ रेन वाटर का टेस्ट पसंद है, वो टंकास को मेंटेन करके रखते हैं। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अभी तक पूरे इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने समझा है कि वाटर एज अ रिसोर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वाटर स्कैसिटी क्यों आ रही है, वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत क्यों है, और वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग कौन सी अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं। सबसे पहले हमने बात करी हमारी एक टेक्निक यानी कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो कि डैम कंस्ट्रक्शन की बात करता है। और बच्चों, डैम्स को बनाने से कुछ एडवांटेजेस हुई, कुछ डिसएडवांटेजेस हुई, लेकिन एक फुल प्रूफ मेथड है पानी को कंजर्व करने का जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, एंड दैट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और भारत के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से रेन वाटर को हार्वेस्ट करा जाता है ये भी हम लोगों ने देख लिया है। बट अभी एक लास्ट चीज जो कि हम देखने वाले हैं, एक बहुत ही यूनिक तरीका जिसके थ्रू पानी को एक तरीके से यूटिलाइज करा जा रहा है, कंजर्व करा जा रहा है और पौधों तक पहुंचाया जा रहा है। दिस इज द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब ये जो है ना, सवाल आपके शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जा सकता है और MCQ में आने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये प्रैक्टिस कहां पर होता है। चलिए फटाफट से आइए और ये देखिए, मेघालय के अंदर 200 साल पुरानी प्रथा है, सिस्टम है, जहां पर टैपिंग स्ट्रीम स्प्रिंग वाटर बाय यूजिंग बैम्बू पाइप्स प्रेवलेंट। About 18 to 20 liters of water enters the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters, finally reduces to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant। बच्चों बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। देखो बेसिकली ये याद रखिएगा कि कहां पर प्रैक्टिस करा जाता है, मेघालय में, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। और ये एक 200 साल पुरानी प्रैक्टिस है जहां पे जो हमारा स्प्रिंग वाटर होता है और जो स्ट्रीम वाटर होता है उसको यूज करा जाता है। कैसे यूज करा जाता है, जैसे पानी आ रहा है, ठीक है, आपने क्या करा, यहाँ पे बैम्बू पाइप लगा दी आधी, जैसे ये काट के आधी, ठीक है, आधी पाइप यहाँ लगी है, इस पाइप से आपने एक और पाइप को जोड़ दिया, फिर इस पाइप से आपने एक और पाइप को जोड़ दिया, ठीक है, ऐसे करके पाइप से यहाँ से पानी बहेगा, फिर इधर से पानी, देखो इन्होंने ऐसे इसको फिक्स कर दिया, तो इधर से इधर डाइवर्जन हो रहा है, इधर डाइवर्जन डाइवर्जन, और लास्ट में आते आते जो पाइप है उसमें छोटे छोटे से ऐसे छेद कर दिए हैं ताकि पानी उन पर्टिकुलर होल से नीचे जो है प्लांट तक गिर जाए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, तभी इसको ड्रिप इरिगेशन बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि इसमें चलो एटलीस्ट हम स्ट्रीम और स्प्रिंग वाटर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं पानी का लॉस रास्ते में बहुत ज्यादा हो जाता है कि यहाँ से अब पूरा इधर नहीं जाता, थोड़ा सा बह जाता है, फिर इधर से भी इधर डाइवर्ट हो रहा है तो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, बाकी बह जाएगा, तो वाटर लॉस काफी हो जाता है एंड में। जब तक जैसे देखो 18 से 20 लीटर पानी मेन चैनल से एंटर कर रहा है, लेकिन एंड में प्लांट तक पहुंचते पहुंचते 20 से 80 ड्रॉपलेट्स पर मिनट जो है प्लांट को मिल पाती है। बीच में वाटर लॉस बहुत हो जाता है, वो एक थोड़ी सी इसकी दिक्कत है, बट बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ठीक है, सो दिस इज द बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। प्लस एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो कि है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो बड़ी प्यारी सी बात है, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state. There are legal provisions to punish the defaulters. सबसे पहला भारत का ऐसा राज्य है जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी कर दिया है सारे के सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सभी लोगों के लिए अक्रॉस द स्टेट को कंपल्सरी कर दिया। लीगल प्रोविजन है, अगर कोई इंसान नहीं करेगा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घर में तो उसको पनिश किया जाएगा, क्योंकि लीगली बाइंडिंग है लोगों पर कि दे हैव टू हैव अ रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन देयर हाउसेज। इफ दे डू नॉट हैव इट तो लीगली उसको पनिश करा जाएगा, उस डिफॉल्टर को जो बात नहीं मानेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लीगली जब तक बाइंड नहीं करोगे लोग करेंगे नहीं, और बहुत अच्छी चीज है मतलब वाटर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है कि दोनों ही फैक्ट्स जो हैं अगर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो हम इजीली इनका आंसर दे देंगे, और बहुत ही प्यारी सी चीज है। और यहाँ पर बच्चों इसी के साथ होता है आप लोगों का वाटर रिसोर्सेज का नन्हा मुन्ना सा छोटा मोटा सा चैप्टर कंप्लीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साइज में भी छोटा है, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर के खत्म होने के बाद आते हैं उस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसको आप और मैं मिलकर सॉल्व करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जल्दी से इस सेशन को कर दीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और फटाफट से आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर।
सबसे पहला बच्चों हमारा यहाँ पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखिए, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो क्लासिफाई ईच ऑफ द सिचुएशंस एज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी और नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। तो हमें ना कुछ 4 स्थितियां दे रखी हैं, सिचुएशंस दे रखी हैं, जिसको पढ़कर हमें ये बताना है कि क्या इस क्षेत्र में पानी की किल्लत हो रही है या नहीं हो रही है, वाटर स्कैसिटी है या नहीं है। चलिए फटाफट से आ जाते हैं। तो सफरिंग के लिए एस लिख देंगे, नॉट सफरिंग के लिए NS लिख देंगे, मतलब नॉट सफरिंग। चलिए, रीजन विद अ हाई एनुअल रेनफॉल। अब एक ऐसा क्षेत्र है जहां साल भर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो यार ऑब्वियसली इट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी, यहाँ पानी की कमी तो नहीं होगी। उसके बाद रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल एंड लार्ज पॉपुलेशन। एनुअल रेनफॉल भी ज्यादा है बट पॉपुलेशन भी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली दिस इज सफरिंग फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पोल्यूटेड। अब बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है लेकिन पानी भी पोल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड पानी है, तो क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली स्कैरसिटी यहाँ पर भी होगी। एंड रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, कम बारिश है और कम पॉपुलेशन है, तो क्या लगता है यहाँ पर वाटर स्कैसिटी नहीं होगी। तो कम बारिश है तो क्या हो गया, पॉपुलेशन भी तो कम है, तो नो स्कैसिटी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में नॉट सफरिंग आएगा, फिर सफरिंग आएगा, फिर सफरिंग आएगा और फिर नॉट सफरिंग। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट इज अगेन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फटाफट से इसको भी पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। तो 3 आर्ग्यूमेंट्स फेवर में है, एक आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, और हमें वही वाली ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विच सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स उन जगहों में पानी लेकर आते हैं जहां पे पानी की कमी होती है, तो ये तो फेवर में है। नेक्स्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स। वाटर फ्लो को रेगुलेट करते हैं, फ्लड कंट्रोल करते हैं, ये भी फेवर में है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये डेफिनेटली फेवर में नहीं है, दिस इज नॉट इन फेवर, नॉट इन फेवर। और लास्ट है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर आवर इंडस्ट्रीज एंड आवर होम्स। सो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पर this is not in favor and this is all of these are in favor। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पानी रेगुलेट कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल कर रहे हैं, वाटर स्कैसिटी वाली एरियाज को पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बाकी सब फेवर में है, ये फेवर में नहीं है। जहां पर ये बोला गया है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग, उनका लाइवलीहुड खोता जा रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, here are some false statements, identify mistakes and rewrite them correctly। तो पहले ही बता दिया कि सारी statements जो दे रखे हैं वो गलत ही हैं, उनको फिर से लिखिए और mistakes को identify करके, मतलब सही करके लिखना है उन statement को। Alright, तो यहाँ पे first statement है multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have helped in the proper utilization of water resources। Multiplying urban centers with large and dense populations and urban lifestyles have helped, oh my god, they have actually resulted in the improper utilization of water resources। तो यहां तक तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग अर्बन सेंटर्स, जहां पे बहुत ज्यादा अर्बन सेंटर्स बन रहे हैं, लार्ज डेंस पॉपुलेशन है, अर्बन लाइफस्टाइल है, लेकिन दिस हैज लेड टू, इसके बाद हम लिखेंगे this has led to the improper utilization of water resources। improper utilization of water resources। all right, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। regulating damming of rivers does not affect the river's natural flow and its sediment flow। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब आप रिवर्स को रेगुलेट और डैम बनाते हो रिवर में, तो उससे रिवर के नेचुरल फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके सेडिमेंट फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इट डेफिनेटली अफेक्ट्स, डज नॉट नहीं, does affect the river's natural flow and its sediment flow। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जब हम डैम बनाते हैं तो उससे रिवर के नेचुरल फ्लो में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और उसी के साथ में सेडिमेंट फ्लो में भी एक रुकावट बनती है, क्योंकि सेडिमेंट एक ही जगह डिपॉजिट हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द
रेजर्वोयर, पर यहाँ पे इसको बस करेक्ट करना है तो इट डज अफेक्ट, डज नॉट की जगह डज हो जाएगा। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर नॉट एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने पर ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, पानी जो है अर्बन एरियाज में पहुंचाया गया था, गांव में नहीं पहुंचाया गया था, तो इससे गुजरात के साबरमती बेसिन में फार्मर्स गुस्सा नहीं थे। तो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। दे वर, डेफिनेटली दे वर, नॉट नहीं आएगा, दे वर। इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एजिटेटेड व्हेन हायर प्रायोरिटी वाज गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग ड्रॉट्स। They were agitated. All right. Now, next statement is the last statement. Let's also read that. Today in Rajasthan, the practice of rooftop rainwater harvesting has gained popularity despite the high water availability due to the Rajasthan Canal. बच्चों, मैंने आपको बताया था कि राजस्थान कैनाल के आने से वेस्टर्न राजस्थान में पेरेनियल राजस्थान कैनाल है, तो वहां पानी पहुंच रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी जो है हमारे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की वो कम हो गई है। सो यहाँ पर it has declined. The practice of rooftop rainwater harvesting has declined due to the coming of the Rajasthan canal. ठीक है, आई होप ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो ये वाली बात बिल्कुल क्लियर है। आगे आ जाते हैं, और आगे जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है, जहां पर हमें 30 वर्ड्स में आंसर देना है। दैट मीन्स शॉर्ट आंसर्स हमको देने हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। एक्सप्लेन हाउ द वाटर बिकम्स अ रेन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि पानी जो है वो एक रेन्यूएबल रिसोर्स कैसे बन जाता है, कैसे वो फिर से जो है रेन्यू हो जाता है, फिर से उसको लाइफ मिल जाती है, नया नया सा बन जाता है। तो चलिए देखते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, वाटर साइकिल इज द थिंग दैट एक्चुअली मेक्स वाटर अ रेन्यूएबल रिसोर्स, बट लेट्स लुक एट द आंसर। Water can be considered as a renewable resource since there will be rains and surface water, groundwater will be recharged continuously due to the 3 processes. तो यहाँ पे ना बेसिकली ये लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या फिर वाटर साइकिल की ही बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू पानी जो है फिर से रिचार्ज या रेन्यू हो जाता है। सो यस, 3 processes of the hydrological cycle are, बच्चों ये पानी है, पानी जो है हवा में जाता है, यहाँ पे बादल है, बादल बना दो, फिर से बारिश होती है, और ऐसे जो है पानी रेन्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही वाली बात है कि हमारा सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर जो है पहले इवेपोरेट होकर जाएगा, इवेपोरेट होकर फिर जो है यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होकर प्रेसिपिटेशन होगी, और उसी से ही हमारा जो पानी है वो फिर से क्या हो जाएगा, रेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इवेपोरेशन, उसके बाद वी हैव कंडेंसेशन, and then we have precipitation, and water is getting renewed through the 3 processes. All right, ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। All right, what is water scarcity and what are its main causes? वाटर स्कैसिटी क्या होती है, यानी कि पानी की कमी क्या होती है, और उसके मेन रीजंस क्या है, मेन कॉजेज क्या है उसके पीछे। Many of our cities are such examples. Water scarcity is an outcome of large and growing population, consequent great demands for water and unequal access to it. A large population requires more water not just for domestic but also to produce more food, hence to facilitate higher food grain production, water resources being overexploited to expand irrigated areas for dry season agriculture. Irrigated agriculture, largest consumer of water. Most farmers have their own wells, tube wells in their farms for irrigation. To increase their productivity, this has adversely affected water availability and food security of the people. तो बच्चों यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी की किल्लत का एक मेन रीजन है ज़्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन। अब ज़्यादा बढ़ती हुई पॉपुलेशन है तो ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा लोगों की ज़्यादा डिमांड है पानी के लिए, लेकिन देयर इज एन अनइक्वल एक्सेस टू इट। कुछ लोगों को तो पानी मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाता है। साथ ही में हम लोग देखते हैं कि पॉपुलेशन डोमेस्टिक यूजेस के लिए तो पानी का इस्तेमाल करती है, लेकिन खाना प्रोड्यूस करने के लिए भी पानी यूज करा जाता है बाय द फार्मर्स। तो हम देखते हैं कि हायर फूड के ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉइट यानी कि शोषित किया जा रहा है इरीगेटेड एरियाज को एक्सपैंड करने के लिए ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जब सूखा पड़ा रहता है उस टाइम पे अगर आपको फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ानी है और इरीगेटेड एरिया एक्सपैंड करना है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है। सबसे ज़्यादा बच्चों इरीगेशन के लिए ही पानी का इस्तेमाल करा जाता है। मैक्सिमम फार्मर्स जो हैं उनके वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं खुद के ही फार्म में, जहाँ पे वो इरीगेट करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। उससे पानी की कमी भी हो रही है और फूड सिक्योरिटी भी लोगों की कहीं ना कहीं
थ्रेटन हो रही है। ऑलराइट, सो दिस इज वन मेजर रीजन। एंड इसके साथ साथ आप लोग मतलब यहाँ पर देर आर सो मेनी कॉजेज, मतलब यहाँ पर आप पूरी वो बात कर सकते हो। यू कैन टॉक अबाउट urbanization, you can talk about industrialization, you can talk about कि अगर जहाँ पानी है भी वहाँ पर भी पानी की किल्लत हो जाती है क्योंकि पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर वहाँ पाया जाता है। सो देर आर सो मेनी रीजंस दैट वी कैन गिव द मेन कॉजेज की जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी हो रही है, ऑल ऑफ दैट। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड क्वेश्चन, कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली यहाँ पर डैम्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जा रही है। मैंने डैमीज क्यों लिख दिया है, ऑल राइट, एक सेकेंड, ऑल राइट, यस। तो डैम्स की कुछ एडवांटेजेस हैं बच्चों, कुछ डिसएडवांटेजेस है, फटाफट से देख लेते हैं। डैम्स जो है डेफिनेटली पानी को एक तरीके से रेजर्वोयर में बचा कर रखते हैं ताकि उससे जो है आप इरिगेट कर सके, फार्मर्स इरिगेशन के लिए यूज कर सके। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी डैम्स जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को। तो डैम का गेट खुलता है, पानी तेजी से बहता हो जाता है, टर्बाइन घूमता है, बिजली प्रोड्यूस होती है, फिर गेट बंद कर देते हैं, फिर से खोलते हैं, बाहर की तरफ पानी फेंकते हैं, फिर से टर्बाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको एक तरीके से रिजर्वर में बचा लेता है और फ्लड कंट्रोल करने का काम करता है। इंडस्ट्रियल पर्पसेस, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए पानी सप्लाई करता है। टूरिस्ट भी जाते हैं रिक्रिएशन पर्पस के लिए घूमने के लिए, और इनलैंड नेविगेशन शिप्स वगैरह भी चल पाती हैं। उसी के साथ नेचुरल फ्लो वाटर इज अफेक्टेड। तो डेफिनेटली बच्चों डिसएडवांटेज बहुत बड़ी ये है कि डैम जो है पानी के नेचुरल फ्लो को रोक देता है एक तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि सेडिमेंटेशन हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वोयर, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, एक्वाटिक लाइफ को प्रॉब्लम होती है, स्पॉनिंग के लिए वो इधर से उधर माइग्रेट नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हैं, एक्वाटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड, रॉकियर स्ट्रीम बेड्स, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द reservoir and also rockier stream beds and submergence of land in the surrounding areas। यानी कि जिस जगह पर डैम को बनाया जाता है उसका आसपास का जो इलाका होता है वहां की सारी वेजिटेशन एक तरीके से पानी की तले धंस जाती है। इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट डैम्स की वजह से पड़ता है, एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल पीपल, यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो एक तरीके से डैम्स के बनने के कारण उनको डिस्प्लेस होना पड़ता है, घर बार खोना पड़ता है, लाइवलीहुड खोना पड़ता है। सो दैट इज अगेन अ डिसएडवांटेज ऑफ द डैम्स। ऑलराइट, सो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सारी मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। फटाफट से आगे चल लेते हैं, लेट्स मूव अहेड। ऑलराइट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। यानी कि बच्चों अब जो क्वेश्चंस है हमें इनके थोड़े तड़कते भड़कते से लंबे लंबे आंसर देने पड़ेंगे क्योंकि अब बात छोटे आंसर्स में नहीं बनेगी। चलिए, सबसे पहले है कि डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरिड आउट। राजस्थान के जो सेमी एरिड यानी कि बच्चों सूखे हुए सेमी एरिड इलाके हैं वहां पर किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता रखी हैं। देखो, सेमी एरिड एरिड रीजन राजस्थान, बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनली हर घर में अंडरग्राउंड टैंक्स, टंकास बनाए जाते हैं जहां पे ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करा जाता है। ये टंकास जो है वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का हिस्सा है, या तो इनको मेन हाउस में बनाया जाता है, कोर्टयार्ड में कनेक्टेड। अच्छा, उसी के साथ बच्चों एक तरीके से कनेक्टेड भी होते हैं जिसकी वजह से घर भी ठंडे रहते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें हमने देखा था। दे वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउसेस थ्रू अ पाइप रेन वाटर। ओके, तो ये बेसिकली बात करी जा रही है कि जैसे घर के ऊपर ये घर है, घर की छत पे पानी पड़ेगा, है ना। यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पानी आया, पाइप है, ये पाइप आपको नीचे तक ले गई और नीचे एक टैंक बना हुआ है, इसके अंदर जो है पानी को स्टोर कर दिया गया, है ना। तो ये घर है, घर के नीचे से पाइप गई, पाइप ने अंडरग्राउंड टैंक में उसको स्टोर कर दिया पानी को, बहुत ही बढ़िया। तो ये वही वाली चीज़ बताई जा रही है कि स्लोपिंग रूफ होती है ना घर की, जैसे कि जो स्लोपिंग रूफ होती है, बेसिकली इस रूफ की बात करी जाए। स्लोपिंग रूफ पे पानी गिरा, स्लोपिंग रूफ से इधर आया पानी। ओके,
First spell of, okay. First spell of rain usually not collected, as this would clean the roofs and the pipes. Rainwater from the subsequent showers was then collected. Rainwater can be stored in the tankas till the next rainfall, making it an extremely reliable source of drinking water when all the other sources are dried up, particularly in the summer. तो सबसे पहली जो बरसात आती है सीजन की, उसको नहीं कलेक्ट करा जाता, उसको सिर्फ यूज करा जाता है कि उससे छत साफ हो जाएगी, वो पाइप साफ हो जाएगी. फिर जो बाकी सब्सिक्वेंट रेनफॉल आती है उसको कलेक्ट करा जाता है, और ये पानी जो है अगले साल की बरसात तक उस पर स्टोर होकर टंका में रहता है, और इससे जो है इसको लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. और आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो बारिश का पानी होता है उसको पालर पानी माना जाता है. पालर पानी का मतलब क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर, राइट. तो उसको पालर पानी माना जाता है और लोग उसको स्टोर करके रखते हैं. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. Describe how modern adaptations of the traditional rainwater harvesting methods are being carried out to conserve and store water. तो बोला जा रहा है कि जो नए नए तरीके हैं ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड जो होता था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, नए नए तरीकों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा रही है. कैसे करी जाती है? तो हमने पढ़ा है गुल्स और कुल्स. गुल्स और कुल्स कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालयाज में बनाए जाते हैं. बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पे पानी जो है पहाड़ के ऊपर इसे स्टोर करके रखा जाता है और फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करा जाता है. रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम राजस्थान में प्रैक्टिस. बंगाल में क्या होता है? इनंडेशन चैनल्स बनाए गए हैं, जैसे कि जो फ्लड वाटर आए, फ्लड में जब पानी बहे तो वो पानी जब साइड तक आता है तो वो इनंडेशन चैनल्स में स्टोर होकर रह जाए और बाद में उसको यूज़ कर लिया जाए. फिर एरिड सेमी एरिड रीजन्स में एग्रीकल्चरल फील्ड्स को राजस्थान में कन्वर्ट करा गया रेन फिट स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में, जिसको एक तरीके से पानी को वहाँ पे रखा जाता है. खादिन्स और जोहाज, बच्चों मैंने आपको बताया भी था कि एक तरीके से जैसे यहाँ पे क्या है, बारिश आ रही है तो ये आपने एक पूल सा बना दिया, इसमें जो है पानी आपने कलेक्ट करके रख लिया और बाद में इस पानी को यहाँ छोड़ दिया जाएगा जिससे कि नीचे का सॉइल जो है वो सॉफ्टन हो जाए, मॉइस्टन हो जाए. तो ये वाली चीज़. अभी जो पिछला क्वेश्चन था ना कि सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में राजस्थान में क्या करा जाता है वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो आप खादिन्स और जोहाद का भी नाम लिख सकते हो वहाँ पर, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो. और साथ ही में ऑब्वियसली टंका सिस्टम तो है ही. बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में मेन हाउस कोर्टयार्ड में बना दिया जाता है टंका. बहुत से हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स और ज्वाइनिंग टंका, जिससे कि समर हीट को बीट करा जाए, घर भी ठंडा रहे. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, नए नए तरीके हैं जिससे कि यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया के अलग अलग हिस्सों में करी जा रही है. आई होप बच्चा पार्टी यहाँ पर आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ गई है. और इसी के साथ हमारा जो ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का सेशन है ये हो चुका है कंप्लीट. सो इसी के साथ आज की क्लास को कर देते हैं खत्म एंड अगली क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर. टेक केयर एंड